नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आया जिसमें एक भारतीय जो न्याय कानून में जो नई लॉन्च की हैं तीनों बीएनएसएस एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इन तीनों को कंपाइल कर करके इनकी एक बिल्कुल जो फ्रूटफुल जिसका रिजल्ट्स रहे, इस तरह से किताब का लेखन किया गया, संग्रह किया गया बहुत सारे एविडेंसेस को लेकर के, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को, और वो सारा एक संकलन करने के बाद आदरणीय वेद भूषण शर्मा जी जो रिटायर्ड एसीपी हैं और पुलिस महासंघ के अध्यक्ष हैं और जिनके बहुत ही अथक प्रयास से ये बुक कंप्लीट हुई, आज उसका विमोचन किया गया आदरणीय श्रीमती किरण बेदी आईपीएस जी के थ्रू। और आज मैं उसी पर बात कर रहा हूं। मेरे साथ हैं वेदभूषण शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, आपने कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी और उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये सब करने की? देखिए, बहुत लंबा अनुभव के बाद जब पुलिस ऑफिसर रिटायर होता है, उसके साथ कोर्ट की बहुत सारी बातें याद रहती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में अप्स एंड डाउन आते हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर चैलेंजेज होते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस के बाद जब फील्ड वाला ऑफिसर निकलता है तो उसको बहुत सारे जो उसके एक्सपीरियंस कैसे शेयर किए जाए, कैसे नए लोगों को बताया जाए जो न्यू कमर्स हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 3 कानून, मेजर कानून लागू किए। तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, इवन एडवोकेट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे पुरानी चीज़ों को भूलें और नई चीज़ों को एडॉप्ट करें। तो ये अपने आप में एक चैलेंज था। तो इसी क्रम के अंदर ये जो बुक लिखने का एक प्रयास किया गया, तमाम चीज़ें संकलित की गई, बहुत सारी चीज़ें एडिट की गई, बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन ली गई। मेरे जो जुडिशियल ऑफिसर्स मेरे साथी हैं, पुलिस ऑफिसर्स मेरे साथी हैं, एडवोकेट जिन्होंने मेरे साथ लॉ की है, उनसे तमाम से डिस्कशन करने के बाद में, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के बाद में कि क्या इन तीनों कानून के ऊपर किस तरह से हम कोई बुक लिख सकते हैं, अपने साथियों को प्रेरित कर सकते हैं कि इस कानून के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं। हालांकि कमियां भी होंगी, खामियां भी होंगी, वो धीरे धीरे समय के अनुसार नज़र आएंगी और तमाम कोर्ट्स उसका एक एनालिसिस करेंगी। हम लोग भी एनालिसिस कर रहे हैं कि इन कानूनों के अंदर क्या चैलेंजेस पुलिस को आने वाले हैं। तो ये जो आज जो बुक लॉन्च हुई है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्योंकि जो साक्ष्य है उसी आधार पर कोर्ट कन्विक्ट करती हैं या किसी को बरी कर देती हैं। तो क्या ऐसी कमी रह जाती है जिस वजह से जो असली मुलजिम है वो कानून की जद से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसा डिजिटल एविडेंस का आज के टाइम में बताया गया है और बहुत सारी चीज़ें नए एविडेंस एक्ट में बताई गई हैं कि किस तरह से एविडेंस का कलेक्शन किया जाए एंड एट द टाइम ऑफ ट्रायल उन सब का एक अच्छा उपयोग किया जा सके, जिससे कि जुडिशरी भी उसको एक पॉजिटिव एविडेंस मानकर कन्विक्ट कर सके। तो आने वाले समय के लिए ये तीनों किताबें एक बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। मेरे पुलिस के इसमें सर पुलिस को कुछ बताया गया कि एक्स्ट्रा पावर्स मिल गई हैं जो पहले नहीं थी। हाँ, बहुत सारी पावर्स इनमें दी गई हैं। जैसे रिमांड की जो एक पावर्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई है। उसी तरह जुडिशियल एक जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको भी बाइंडिंग की गई है। इस कानून में पुलिस और जुडिशरी दोनों को ही बांधा गया है एक तरह से। इवन एडवोकेट्स के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि यदि वो रिपीटेडली किसी वजह से ट्रायल एडजमेंट नहीं लेंगे तो उसका उनके क्लाइंट को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सभी पक्षों के लिए ये कानून एक बहुत बड़ा एक कारगर रहने वाला है। और जो न्याय का जो व्यवस्था है उसके ऊपर जो बार बार सवाल उठते हैं, अदालतों पे उठते हैं, पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं, तो शायद आने वाले टाइम में उसमें कुछ कमी आएगी। और अदालतें तमाम चीज़ों को देख रही है। हम लोग भी, पुलिस वाले भी अपने एंगल से, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस पर हर चीज़ पर निगाह रखते हैं, सोशल मीडिया तमाम चीज़ों पर निगाह रखती है, तो ये आने वाले समय के लिए एक बहुत उपयोगी चीज़ होगी। और ये पुस्तक जरूर मेरे साथियों को काम आएगी। यदि मेरी पुस्तक, तीनों पुस्तकों का एक अंश भी किसी अधिकारी के, जुडिशियल ऑफिसर के या एडवोकेट के काम आ सका तो मैं समझूंगा कि मेरी तीनों किताब लिखने का प्रयास कामयाब रहा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया है। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपके पास बहुत सारे लोग रिटायर्ड भी हैं, करंट में जो सर्विस में हैं वो भी हैं। इन लॉज को लेकर के मगर मैं मोटा मोटा 1-2 वो पूछूं चैलेंज, क्या पुलिस के सामने चैलेंज आ रहे हैं? देखिए, पुलिस के पास में इन सबूतों को इकट्ठा करना
और फिर उनको प्रिजर्व करना और एट द टाइम ऑफ ट्रायल उनको पेश करना और प्रॉपर एनालिसिस के साथ और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ उनको कोर्ट में लेकर जाना, वे अपने लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हर चीज़ की वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, अब उसमें कहा गया जहाँ भी रिकवरी होनी हो वहाँ वीडियोग्राफी मैंडेटरी है। अब कहीं रैंडम रिकवरी हो जाए तो पुलिस ऐसी स्थिति में क्या करे? तो अदालतों को कन्विंस किया जा सकता है कि सर्कमस्टांसिस जिस तरह थे कि उस तरह की वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। जिस तरह अभी दिल्ली के अंदर ही एक कांस्टेबल किरणपाल का मर्डर कर दिया गया, एक्यूज़ को बाद में पुलिस ने काउंटर जो फायरिंग थी उसके अंदर एक्यूज़ की भी डेथ हो गई, तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि क्यों वीडियोग्राफी नहीं की गई। अभी संभल में दंगा हो रहा है, उसमें पुलिस वाले फायर करते दिखाई दे रहे हैं, 315 बोर की गन का इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें कि वीडियोग्राफी उस टाइम मौके पर क्यों प्रॉपर नहीं की गई? कौन रेस्पॉन्सिबल है जो 4 लोग उसमें फायर के अंदर क्रॉस फायरिंग के अंदर बने? तो ये सवाल बहुत सारे हैं, पुलिस के लिए चैलेंज है। इसमें कोई ऐसा प्रोविजन है जो ये कहा जाता है कि पुलिस जो है निरंकुश है और निरंकुश की तरह काम करती है, ऐसा कोई इसमें अंकुश लगाया गया इन कानूनों में? हाँ, बिल्कुल अंकुश लगाया गया। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी कि एफआईआर दर्ज ना करना, अब प्रोविजन करा गया 0 एफआईआर। आप कहीं भी एफआईआर करा सकते हैं, किसी भी थाने में रिपोर्ट आप कर सकते हैं। मैंने अभी एक मामले के अंदर, रेप केस के अंदर, जो रेप एक बोट के अंदर गोवा में हुआ था, एक फंक्शन के दौरान एक लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी एफआईआर दिल्ली में कराई, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन गोवा में की जा रही है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आने वाले समय के लिए आम आदमी के लिए और सभी के लिए सुखद साबित होंगे। जिस तरह से लड़कियों के लिए कहा गया है, रेप विक्टिम्स के लिए कहा गया है, पॉक्सको की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए कहा गया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी एविडेंस दे सकते हैं। तो ये तमाम एक क्रांतिकारी कदम है जो कहीं ना कहीं मेरी 3 बुक्स हैं उसमें एड्रेस किए गए हैं, कानून में बताया गया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ जाएंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस महासंघ के थ्रू, और पुलिस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप उठाते हैं, पुलिस में कैसे सुधार हो आप ये उठाते हैं। एक शिकायत बीइंग एन एडवोकेट मैं आपसे कर रहा हूँ, एक शिकायत रहती है एडवोकेट्स को कि पुलिस का जो बिहेवियर है एडवोकेट्स के साथ वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मैं कहूँ तो उसके बारे में कोई अपील आप अपने पुलिस ऑफिसर से करना चाहेंगे या एडवोकेट से करना चाहेंगे? देखिए, ये हम एक ही सिस्टम का, एक ही मशीनरी का एक पुर्जा है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या पुलिस कह सकते हैं आप, दूसरा जुडिशरी है, तीसरा जो अहम जो मुद्दा है एक जुडिशल जो ऑफिसर्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए आप लोग हैं। तो हम एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, एक ड्यू कर्टसी एंड रिगार्ड यदि दें हम एडवोकेट्स को, क्योंकि मैंने भी एलएलबी की है, आपने भी एलएलबी की है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं केवल अपना नौकरी करके समाप्त कर चुका हूँ अपने जीवन की जो बाकी की चीज़ों को। तो ये एक ही चीज़ का हिस्सा है। तो पुलिस ऑफिसर्स को समझना चाहिए कि विद ड्यू कर्टसी एंड रिगार्ड यदि थाने में कोई एडवोकेट आते हैं या जेन्युइन उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुने, उसमें सुनने में क्या बुराई है, और कोई एक्शन बनता है तो लीगल एक्शन बनता है तो उसमें ले भी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अदरवाइज लेना चाहिए किसी पुलिस अफसर को। मेरा जहाँ तक अपना पर्सनल जो एडवोकेट के साथ लाइजन रहा तमाम दिल्ली की कोर्ट्स के अंदर, आज भी बहुत बढ़िया लाइजन है, गिव एंड टेक है, आप सम्मान दोगे आपको सम्मान मिलेगा। थैंक यू बहुत बहुत आपको अगेन बधाई, एक बहुत अच्छे तोहफे के लिए पब्लिक में समाज को आपने तोहफा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना दोस्तों,